Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the 11th business and chapter name is business services. It is our fourth one. In this part we understand about the type of insurance. इसके पिछले वीडियो में हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमें ये देखना कि टाइप ऑफ इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं। इंश्योरेंस जो हमने पढ़ा इंश्योरेंस क्या होता है उसके बाद बात होती है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के टाइप्स की बात करते हैं, देयर आर फोर टाइप्स, मेनली फोर टाइप्स। फर्स्ट वन लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड फायर इंश्योरेंस, थर्ड मरीन इंश्योरेंस एंड फोर्थ हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं इसमें दो तरीके की चीजें आती हैं। इसमें पहला आता है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकंड आता है एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसकी ये बात करें फायर इंश्योरेंस की तो स्पेसिफिक पॉलिसी आती है, डबल इंश्योरेंस पॉलिसी आती है और रिन इंश्योरेंस आती है। देन मरीन इंश्योरेंस का कार्गोस ऑल एंड फ्लाइट इंश्योरेंस एंड आफ्टर दैट हेल्थ इंश्योरेंस की हमारे पास ये चार तरह के इंश्योरेंस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? बात होती है लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद टू टाइप ऑफ रिस्क। किस तरीके का? पहला रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली एंड सेकंड वन रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। दो तरह की लाइफ हमारी चलती है। कुछ लोग बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, और कुछ लोग क्या होता है काफी टाइम तक अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। अभी यहाँ पे दोनों के अंदर फेयर होता है। क्या फेयर होता है कि हम जल्दी मर गए तो, या फिर हम जब ओल्ड हो गए, बूढ़े हो गए, हमारे हाथ पांव नहीं काम करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दो तरह के इंश्योरेंस जो डर होता है हर एक इंडिविजुअल के माइंड में बना हुआ। जनरली द पीपल टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव टू फियर डाइंग टू। ज्यादातर लोग क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तब लेते हैं जब उनको डर होता है कि वो जल्दी मर जाए या मरने का डर हमेशा बना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का काम करते हैं। देन टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली दे टेक लाइफ इंश्योरेंस। और क्यों? ताकि वो क्या कर सके, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। मतलब हम रहे या ना रहे, तो हमारी जो फैमिली है उसको फाइनेंशियली किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इस डर की वजह से लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का काम करते हैं। Sometimes the people take life insurance policy to get the financial support and economic independence during the old age। मैंने कहा कई बार क्या होता है कि जब हमारी ताकत थक जाती है, हम काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो क्या सोचते हैं, हम अपने उस एज में जिस समय हमारे पास ताकत नहीं होगी, हम अपनी लाइफ को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखना चाहते हैं। यानी कि फ्यूचर में अपने ऊपर जैसे हम अभी मेंटेन कर रहे हैं खुद को, उसी तरीके से लाइफ टाइम मेंटेन करें, किसी के ऊपर निर्भरता हमारी ना हो। उस फियर से भी लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को लेने का काम करते हैं। वन मींस अगेन sometimes some people take an insurance policy to get the financial support। ओल्ड एज में उनको क्या चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी चाहिए। यानी कि किसी के ऊपर वो पैसे के लिए निर्भर ना रहे, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, भाई मेरे पास अब काम नहीं है, मैं काम नहीं कर पाता, मैं बुढ़ा हो चुका हूं, मुझे पैसे दो, ये चीज ना हो। इसके लिए इन देयर ओल्ड एज, उनके ओल्ड एज उस फियर से लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का करते हैं। पीपल थिंक ऑफ लिविंग टू लेट देन दे गॉट सम फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द ओल्ड एज आल्सो। जब लोग क्या होते हैं, ये मान चलते हैं कि लंबे समय तक उनकी लाइफ जीने वाली है, या लोगों को पता थोड़ी होता है वो कितने टाइम जिएंगे, लेकिन क्या होता है जो लंबे समय तक के फ्यूचर को फोकस करके चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का काम करते हैं। इन द इंश्योरेंस द इंश्योर्ड हैज पेड अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अवर प्रीमियम एंड इन द रिटर्न्स the compensation is assured at his death or the maturity period which comes up। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम जो प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हैं अपने इंश्योरेंस के लिए, उसमें मैंने कहा था कि हमारे पास अश्योरेंस और इंश्योरेंस दो चीजें होती है। अश्योर्ड सिचुएशन की बात करते हैं तो अश्योर्ड में ऐसा पक्का होता है कि वो पैसे मिले चाहे हम रहें या ना रहें। और इंश्योरेंस में क्या होता है, जो कि हम कंपनी या इंडस्ट्री की स्पेशली बात करते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है, वो हैपनिंग होगी, जिस ऑब्जेक्टिव को फोकस करके हमने इंश्योरेंस लिया है वो अगर घटेगा, ऐसी प्रॉब्लम आएगी तभी उसका पेमेंट होगा। लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो उस अश्योर्ड सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, हम एक मैच्योरिटी पीरियड पे या फिर डेथ के टाइम में हम उस जो कंपनसेशन है उसको रिसीव कर पाते हैं।
आगे भी कहता है फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट द इंश्योरेंस कंपनीज रिले ऑन द स्टैटिक्स ऑफ द मोरलिटीज, यानी कि डेथ की बात करता है, एंड मोरबिलिटीज यानी कि इलनेस की बात करता है। ये कहता है कि ये एक स्टैटिकल सिचुएशन पे काम करती है कि कितने लोग नॉर्मली मर जाते हैं और कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं और इस लायक नहीं होते कि वो अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली सर्वाइव कर पाए। It is a hard practice when the person will die, so the insurance companies lays on the statistical data for the fixing the premium। ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद क्या करती है कंपनी, किसी रिजल्ट पे पहुंचती है और सोचती है कि हाँ एक पर्सन इस समय मर सकता है, इतने टाइम ऑफ पीरियड में एक पर्सन मरता है, तो उसके हिसाब से वो क्या करती है जो उसका प्रीमियम ऑफ अमाउंट होता है उसको फिक्स करने का काम करती है। यानी इंश्योरेंस पॉलिसी में हम जितने समय के लिए ले रहे हैं उतने समय को कितना प्रीमियम ऑफ अमाउंट पे करना चाहिए उसको फिक्स करते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द प्रीमियम कैन पेड मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, an insurer pay the policy's amount at the date or the expiry of the specific period which is else called the maturity times of policy। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो प्रीमियम होता है उसको मंथली पे करते हैं, थर्ड मंथली पे करते हैं, हाफ ईयरली पे करते हैं, एनुअली पे करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट होता है, जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट होता है, वो हमें क्या मिलता है मैच्योरिटी पीरियड पे, ठीक है, हमको मिलता है, या स्पेसिफिक जो हमारा डेथ होता है उस पे मिलता है। यानी कि डेथ अगर पहले हो गई तो पहले मिल जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड पहले आ गई तो वो अमाउंट को पहले मिल जाता है। यानी कि जो जल्दी आ जाता है डेथ आया मैच्योरिटी पीरियड है हमको अमाउंट मिल जाती है। अब मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसका मेन एलिमेंट्स क्या है, तो उसमें नॉर्मली आप देखिए पॉइंट वाइज लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट टू यूटिलाइज द गुड ऑफ डेथ। पिछले वीडियो में लिखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में वो किसका होता है, यूटिलाइज ऑफ गुड डेथ होता है, विश्वास का होता है। लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके इस चीज को कर पाते हैं। द अश्योर्ड assumed should be the honest and must disclose all the material fact about his health to insure। जो इंश्योरेंस करने आपका आया है, जिसे हम इंश्योरर कहते हैं, उस बंदे के सामने हमें अपने हेल्थ मटेरियल यानी कि हेल्थ फैक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, अब मुझे हार्ट अटैक की बीमारी है तो कहीं ना कहीं हमने आज लाइफ इंश्योरेंस लिया, कल को मेरे साथ कोई हैपनिंग हो गई तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी ये कह सकती है कि आपने हमें बताया नहीं, इसलिए हम इस चीज को क्लियर फैक्ट के रूप में नहीं देखते हैं, ये इलीगल कॉन्सेप्ट हो जाता है, हम इसके लिए आपको कंपनसेशन पे नहीं करेंगे। यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या सारे मटेरियल फैक्ट जो होते हैं वो इंश्योरर को हेल्थ से रिलेटेड वो इंश्योरर को बताना चाहिए। नॉर्मली कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट अ टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज नॉट नेसेसरी। कहता है कि हम पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें क्या होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट किस तरीके का है, कहां हमको कितने टाइम में मिलेगा, वो मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद मिले तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको पता होना चाहिए वो जब हम पॉलिसी ले रहे तभी हम पता है आपको 1000 रुपया हर महीने जमा करेंगे, 10,000 हर महीने जमा करेंगे तो इतने टाइम के बाद हमको इतना अमाउंट मिलेगा। वो जिस समय पॉलिसी ली जाएगी उसी समय उसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। तो फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर व्हिच द वन पार्टीज in return for the consideration agreed to the indemnifying the other parties, like यहाँ पे देखिएगा सिंपल सी बात करें तो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अंडर व्हिच द पार्टीज अब इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी इंश्योरर हो जाएगी, दूसरी हमारा इंश्योर हो जाएगी। in returns for a consideration लाइक प्रीमियम की बात करें कहीं हम क्या करते हैं, जो इंश्योरेंस लेने वाला होता है और इंश्योरेंस लेने वाला, तो इंश्योरेंस लेने वाले को हम प्रीमियम लगातार पे करते रहते हैं, उस कंपनी को पे करते रहते हैं। वही क्या करते हैं indemnify the other parties like insured for the financial losses which is the latter may suffer due to the damage of the property insured by fire during the specified period of a time। इससे अभी क्या होता है, हम लोग बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं ना, जो गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं कितने साल के लिए होता है और उसका कोई मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे हम जब इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या होता है कि हम जब व्हीकल या फायर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो फायर इंश्योरेंस में हम उसका पेमेंट करते रहेंगे तब तक करते रहेंगे जब तक फायर से कोई लॉस हमारा, इनकेस फायर से कोई लॉस नहीं होता है तो उसका कोई कंपनसेशन हमको नहीं मिलेगा। यहाँ भी यही सिचुएशन साफ साफ आ जा रहा है।
The fire insurance provide the protection against the loss or damage by fire. फायर इंश्योरेंस क्या करता है, हमको उस लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का होता है, जो किसके थ्रू होता है, फायर के थ्रू होता है, लाइटिंग के थ्रू होता है, या एक्सप्लोरेशन के थ्रू होता है, कहीं जब ब्लास्ट हो जाए उसके थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं उसके थ्रू जो आग लगती है उससे हमारा लॉस होता है, उसके लिए क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन करने का काम करता है। मेन एलिमेंट्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स है इसके। कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ लॉसेस। जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस का जो पूरा डिटेल है, इंश्योरेंस का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो सभी की सभी चीजों को जब पॉलिसी ली जा रही है तब क्या होगा, जब दी जाएगी पॉलिसी का पेमेंट, जो लॉस की भरपाई की वो क्या होगा, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फायर इंश्योरेंस इज आल्सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूटिलिटी ड्यू टू फायर इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या है, विश्वास का है, इसमें भी विश्वास का होना जरूरी है। सो मस्ट इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट दैट रिलेटेड द प्रॉपर्टी फॉर व्हिच द इंश्योरेंस इज टेकन। जो इंश्योरर है, इंश्योर्ड पर्सन जो है, इंश्योरर को सारे मटेरियल फैक्ट, वो सारी चीजों के बारे में बताए जो किससे, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जब वो फायर इंश्योरेंस को ले रहा है। अब मान लीजिए मेरा खास उसका घर है और हम चूल्हे पे आ गए, घर पर खाना बनाते हैं, तो हम उसको बताया ना, देखिए हमारा ये घास जो मतलब झोपड़ी है वो बहुत छोटी है, हमारा इतना ऊंचा मचान है, इसमें हम ऊपर क्या करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, वो भी लकड़ी से बनाते हैं, कभी लकड़ी का जो आंच होता है वो ऊपर तक पहुंच जाता है। तो उस सिचुएशन में वो डरा सा रहेगा, कभी भी आ सकती है, ठीक है। और हमारा जो अपना क्लियर इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, हमें और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके हिसाब से हम बेटर पॉलिसी भी ले सकते हैं। वो उसके हो सकता है कि उस पॉलिसी को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करके हमको समझा सकें कि सिचुएशन में आपको पेमेंट मिल जाएगा, सिचुएशन पेमेंट नहीं मिलेगा। हम क्या होता है, हम हाईली इंफॉर्मेशन के चक्कर में रहते हैं, वो जब इंफॉर्मेशन हमें क्लियर नहीं, मतलब उस इंफॉर्मेशन का मतलब नहीं है जिसके थ्रू हमको कोई लॉस होता है, तो कहीं नहीं पहले बता देता है। नॉर्मली यहाँ लिखा भी होता है, प्रिंसिपल इज ऑफ एडमिटरी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन द फायर इंश्योरेंस एंड द इंश्योर्ड गेट ओनली द लॉस amount or the policy amount whichever is less। कहता है कि ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है, आपका जितने का, मान लीजिए आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी कराई और आग लगने के बाद 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, जो नुकसान आपका हुआ वो नहीं पे करेगी, जितने का आपने पॉलिसी लिया है क्यों बताएंगे, 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो कंपनी आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट करेगी। उन दोनों में जो कम होगा, एटलीस्ट आपने अगर बनी 1 लाख रुपए की पॉलिसी लो, 50,000 रुपए का ही नुकसान होगा तो कंपनी 50,000 रुपए करेगी, 1 लाख रुपए नहीं करेगी। यहाँ पे सब लिखा है व्हिच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है। The compensation is paid only when the loss is due to the fire। मैंने आपको पहले बताया था कि ये कंपनसेशन, फायर इंश्योरेंस का कंपनसेशन तभी पेड होगा जब वो लॉस किसके थ्रू हो, फायर के थ्रू। मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो मरीन आपने सुना ही होगा, जब कार्गोस हमारे एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, यानी कि सामान जब शिप के थ्रू आते हैं तो कई बार क्या होता है, बीच रास्ते में शिप डूब जाती है, कहीं हमारा कोई सामान गायब हो जाता है या कुछ उसमें डैमेज आते हैं, तो तमाम तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी उसके लिए रन करती है, जो खासतौर से कोस्टल एरिया में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रन करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, उसके लिए। तो यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस का भी एक फैसिलिटीज आता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ मरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एन अरेंजमेंट अंडर व्हिच द इंश्योरर अंडरटेकल takes the indemnifying the insured in the manners and to the extent thereby the agreed against the marine loss। The marine risk are the perils of a sea against the storm, collision, capture, seizures, sinking of the ship एक्सेट्रा। तो नॉर्मली मरीन लॉस क्या होता है, नॉर्मली अगर देखते हैं स्टॉर्म आ जाते हैं, शिप लेके जा रहे हैं और तूफान आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया और वहाँ पे शिप को नुकसान हो रहा है, तो वो क्या होता है, मरीन लॉस हम उस पर करा सकते हैं। इस तरह के लॉस जो समुद्र के अंदर होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, मरीन लॉस, मरीन इंश्योरेंस से उसकी रिकवरी प्रॉपर्ली की जाती है। द मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच का ही है। द इंश्योर्ड मे बी द कार्गोस ओनर और द शिप ओनर और द फ्राइट रिसीवर। जो फ्राइट रिसीवर है यानी कि जो कंसाइनमेंट रिसीव करने वाला है वो, शिप का ओनर है वो, या कार्गोस का जो ओनर है वो, ये इंश्योरर हो सकता है, इंश्योर्ड पर्सन हो सकता है। यानी कि हमारा प्रोडक्ट जा रहा है,
जिस शिप पे, तो मैंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। तो मैं क्या हो सकता हूं, फ्राइट रिसीवर हो सकता हूं। मतलब मैंने रिसीव, मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है मैं उसके लिए क्या हूं, फ्राइट रिसीवर। तो वो प्रोडक्ट जो कंसाइनमेंट मेरे लिए आ रहा है मैं उसके लिए क्या हूं, इंश्योर्ड, मैं इंश्योर्ड पर्सन हूं। मेरी अपनी खुद की शिप है, उसका मैंने इंश्योरेंस करा था, इसका भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर बात करें इसमें कौन कौन से तरह के जो डिफरेंट टाइप के मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज यूज की जाती है, इसमें पहला आता है कार्गो इंश्योरेंस, सेकंड आता है हल्क इंश्योरेंस और तीसरा आता है फ्राइट इंश्योरेंस की बात। कार्गो इंश्योरेंस की अगर बात करें तो कहता है दिस फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड द कार्गोज और द गुड्स consigned in the ship and the personal belonging to crew and passengers। तो इसमें क्या होता है कार्गो इंश्योरेंस में, तो जो गुड्स हमारा लोड है शिप पे उसका, और उसके साथ जो क्रू मेंबर्स हैं जो शिप को ऑपरेट करते हैं, जो शिप को एक जगह से दूसरी जगह, एक कोस्टल एरिया से दूसरी कोस्टल एरिया की तरफ, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की तरफ लेके जाते हैं, तो उनके साथ भी तो घटनाएं घटती हैं। अगर हमारा शिप डूब रहा है तो बीच रास्ते में या बीच समुद्र में वो क्या करेंगे, तैर के निकल आएंगे क्या, नहीं निकल पाएंगे, वो भी डूब जाएंगे। तो उनकी भी लाइफ का इंश्योरेंस होता है, तो नॉर्मली उनका भी इंश्योरेंस के साथ विलॉग होता है, जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ, कार्गोस इंश्योरेंस के साथ। हल्क इंश्योरेंस की बात करते हैं, अंडर दिस द होल शिप इज इंश्योर्ड, पूरी की पूरी शिप ही क्या होती है, इंश्योर्ड होती है। इसमें शिप इंश्योर्ड नहीं है, इसमें शिप पे काम करने वाले लोग और शिप पे जो सामान जा रहा है वो इंश्योर्ड है, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी शिप इंश्योर्ड है। इट्स कवर द इंश्योरेंस ऑफ द vessels and the equipments, furniture, fittings, tools, machinery, fuel, engine stores. Generally, the owner of the ship undertake the hull insurance. ये owner of the ship ही क्या करता है, हल्क इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि पूरी शिप में जो भी चीजें लगी सबको वो इंश्योरेंस कराने का करता है। जब फ्राइट इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें कहता है सच इंश्योरेंस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्राइट। जो हमारा सामान जा रहा है उसमें किस तरह का लॉस होता है, तो उसके अगेंस्ट इस तरह के प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, फ्राइट इंश्योरेंस लेने का करते हैं। जनरली ये क्या होता है, इन मेनी केसेस द ओनर्स ऑफ द गुड्स पेज द फ्राइट ओनली व्हेन द गुड्स, ये क्या करते हैं, ऑनर क्या करते हैं, इसमें केवल क्या करते हैं, जो गुड्स होता है उसके ऊपर जो किराया होता है उसको पे करने का काम करते हैं। नॉर्मली हम इसके लिए भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि हमारा जो सामान हो ठीक ठाक तरीके से हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। मेन एलिमेंट्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस की बात कर लें तो इसमें भी सेम सिचुएशन है। नॉर्मली कहता है ये दोनों का इंटरेस्ट होता है, पॉलिसी के बारे में बात कर लें, सेम सिचुएशन थी। अब बात होती है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लें तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस में किए जाते हैं, और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन होता है, और मेडिकल सप्लीमेंट और डिसेबिलिटीज इनकम की बात करती है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड होते हैं। नॉर्मली कहता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो कोई बीमार है उसको जो खर्च हो रहा है उसका पेमेंट हमारा हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से किया सकता है। इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली, तो क्या करता है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है तो वो अपनी फैमिली के लिए लेता है, तो फैमिली में कोई भी बीमार होगा उसके लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस जो होंगे उसको क्या कहता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के माध्यम से उसका पेमेंट किया जाता है। तो इसमें किस किस तरीके के कवरेज होते हैं, जिसमें मैं बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें, इट्स अ कवर द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विसेज। इसमें हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं, डॉक्टर के जो खर्चे होते हैं, इसके थ्रू कवर कर लिए जाते हैं। दूसरा मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें, इट कवर द कॉस्ट ऑफ द सडन डिजास्टर ऑफ इलनेस या काटास्ट्रोफिक की बात करें तो ये जो अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है, अचानक से कोई कह लीजिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो आपका होता है, किसी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस तरीके की, तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू इसकी रिकवरी कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत भयंकर बीमारी आ गई है। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो कहता है इट्स कवर द नर्सिंग होम्स चार्ज एवरी एल्डर पीपल्स, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो नर्सिंग चार्जेस होते हैं उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन जो इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स आता है उसको इस पॉलिसी को लेने का काम करके हम अपने इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है। मेडिकल सप्लीमेंट की बात करें तो कहता है इट्स फिल द गैप्स ऑफ इन मेडिकेयर प्रोग्राम ऑफ अ सोशल सिक्योरिटी।
क्या कहता है कि इस तरह के जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो क्या कहता है, सर फिल्स गैप इन द मेडिकल केयर प्रोग्राम्स। ये जो मेडिकेयर प्रोग्राम होते हैं उनकी सोशल सिक्योरिटीज होती है उस गैप को फिल अप करने का होता है। यानी कि हमारा कुछ ऐसा मेडिकेशन होता है जहां तक हम पहुंच नहीं पाते, जो बहुत ही कॉस्टली होता है, तो वो क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम कर देता है। डिसेबिलिटीज इनकम की बात करें तो इट रिप्लेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हाइल द इंश्योर्ड is unable to work। ये डिसेबिलिटीज इनकम क्या है, किसी एक्सीडेंट के थ्रू या किसी दूसरे प्रॉब्लम्स के थ्रू क्या होता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो काम करने लायक नहीं होता है, तो सिचुएशन में उसको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को में एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ने डिसेबिलिटीज इनकम को एक प्रोटेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हम बात करते हैं इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं, कहते हैं इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द रिस्क इन्वॉल्व्स इन अ सर्टेन बिकॉज़ अ पर्सन इज बाउंड टू डाई सूनर और डेथ। इसमें कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो होती है एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये चीजें निश्चित होती है कि जो व्यक्ति है वो जल्दी ही मरने वाला है या कुछ दिन बाद मर जाएगा, यानी कि मरने के बाद ही इसको दिया जाता है। और इसके साथ साथ मैंने कहा ना लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड के साथ दिया जाता है। जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, जनरल इंश्योरेंस द रिस्क इन्वॉल्व इज अनसर्टेन। जो रिस्क होता है वो सर्टेन नहीं होता, पता नहीं होता, ये तो मरता है लेकिन कब मरेगा ये हमें नहीं पता होता। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कब घटना घटेगी हमें पता नहीं चलेगा। तो द पर्सन मे सफर अ लॉस और ही मे नॉट सफर अ लॉस, वो सफर लॉस में करता है या नहीं करता है, लेकिन इस तरह की पॉलिसी को मेंटेन करने का करता है। यहाँ पे क्या करता है, ये गारंटी होती है। इसका जो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये जितने का हमने अमाउंट लेना है, जितने का हमने पॉलिसी ले रखी वो मिलना ही मिलना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ये घटनाएं घटेंगी, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर या मरीन इंश्योरेंस, ये सारी चीजें अगर ऐसी होंगी तो ही पेमेंट होना है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। जब इसकी बात करें लाइफ इंश्योरेंस कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको हम प्रोटेक्शन के रूप में भी देखते हैं और इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे, जैसे अगर आपको गोल्ड लेने चले जाते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाता है, लेकिन ये क्या है, प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। So dear, in this video, that's all. If you have any type of queries, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.